नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। मैं हूं आपके साथ पंकज भार्गव। आज से यानी अब से 48 घंटे तक दिल्ली दुनिया का पावर सेंटर है। दुनिया के सबसे ज्यादा शक्तिशाली देशों में प्रमुख भारत में होंगे। कुछ वर्ल्ड लीडर्स आ गए हैं, कुछ आने वाले हैं। तो अगले 2 दिन में दुनिया भारत का दम देखेगी, भारत की सांस्कृतिक विरासतों से रूबरू होगी। G20 के बैनर तले दुनिया की महाशक्तियां तमाम जियोपॉलिटिकल मुद्दों पर चर्चा करने वाली है। कई डील्स फाइनल होंगी, कई नई बातें बनेंगी। अमेरिका, फ्रांस, रूस, चीन, इटली, अर्जेंटीना, बांग्लादेश समेत 19 देश और यूरोपीय यूनियन के प्रमुख राष्ट्राध्यक्ष दिल्ली आ रहे हैं। और इस बार अफ्रीकन यूनियन को शामिल करने को लेकर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगुवाई कर सकते हैं। तो अब तक आपको बता दें, ब्रिटेन के पीएम ऋषि सुनक, अर्जेंटीना के राष्ट्रपति अल्बर्टो फर्नांडिस, बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना और इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी भारत पहुंच चुकी हैं। तो ये तमाम डेलीगेट्स अब तक आ चुके हैं भारत, और अब कुछ का इंतजार बाकी है। और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, उनको शाम तक पहुंचना है। और अब देखना होगा कि क्या उनकी अगवानी के लिए प्रधानमंत्री खुद जाते हैं उन्हें रिसीव करने के लिए, या फिर कोई और जाता है। वैसे वो तय है कि उन्हें लेने कौन जाएगा, लेकिन क्या प्रधानमंत्री ये सरप्राइज दे सकते हैं, तो इस पर सबकी नजर रहने वाली है। तो तमाम डेलीगेट्स जिनका हमने नाम बताया आपको, बांग्लादेश की पीएम, उसके अलावा इटली की पीएम भी भारत पहुंच चुकी हैं, और ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री हैं ऋषि सुनक, वो भी पहुंच चुके हैं। और अब इंतजार है तो जो बाइडेन का, यानी वो कब तक पहुंचेंगे, तो इस पर अब सबकी निगाहें हैं, यानी कब तक वो पहुंचते। तो एक बड़ा ग्लोबल इवेंट एक तरह से होने जा रहा है भारत में, और उसकी अगुवाई इस बार भारत कर रहा है। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। अमित पालत हमारे साथ सीधे, हमारे सहयोगी सीधे भारत मंडपम से जुड़ रहे हैं। अमित, अभी किस तरह की तैयारियां आप देख पा रहे हैं, और क्या कुछ अभी हो रहा है, किस तरह की हलचल है, जरा उससे रूबरू करवाएं हमारे दर्शकों। बिल्कुल, लगातार सुबह से हम आपको बता रहे हैं कि किस तरह से G20 को लेकर भारत मंडपम तैयार है। सुबह आपको हमने दिखाया था, मीडिया सेंटर दिखाया था, इंटरनेशनल मीडिया सेंटर की हर एक बारीकी चीज आपको समझाई थी। इस वक्त मैं बहुत ही खास जगह पे, तमाम जो हमारे डेलीगेट्स आएंगे उनको मौका मिलेगा भारत की संस्कृति से रूबरू होने का। जो G20 के लिए भारत मंडपम आएंगे, यहाँ पर एक क्राफ्ट बाजार लगाया गया है, और मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर देवी की प्रतिमा है, और देवी की जो प्रतिमा यहाँ पर लगाई गई, इसके साथ आप जो इसके पास जो देखेंगे आर्टिफैक्ट्स हैं, ये देखिए, ये लकड़ी का बना हुआ एक स्तंभ है। उसी तरह से यहाँ पर लकड़ी का एक और बना हुआ स्तंभ है। ये जो आर्टिफैक्ट्स हैं, ये यहाँ पर डिस्प्ले किया गया है क्राफ्ट बाजार में। और साथ ही जैसे जैसे हम आगे आते हैं, आपको दिखाएंगे कि यहाँ पर जो एक बड़ा सा हॉल है, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपको भारत की संस्कृति के हर एक रंग नजर आएंगे। सबसे खास बात है, यहाँ पर भारत के जितने भी राज्य हैं, हर राज्य का यहाँ पर स्टॉल लगाया गया है, उत्तर पश्चिम चाहे। अच्छा, आइए, यहाँ पर आपको बहुत ही खास हमारे साथ एक मेहमान भी है जिनसे हम बात करते हैं, जिनसे हम सब कुछ जान पाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, हमारे साथ जगदीश जी। सर, एक मिनट इधर आइए। पहले मैं आपका तारुफ करा दूं, क्योंकि लक, अच्छा, हाँ, लक का बना हुआ है। लक का है। तो यहाँ पर आप देखिए कि इस वक्त जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के स्पेशल सेक्रेटरी हैं हमारे साथ, और इन्होंने काफी कुछ जो काम हुआ है, आप देख रहे हैं लगातार यहाँ पर जो तमाम चीजें चल रही हैं उस पर नजर रखी थी। सर, यहाँ पर ये जो खास है क्राफ्ट बाजार, ये अचानक ही पता लगा कि कुछ खास यहाँ पर किया गया, पहले से तैयारी थी या बाद में सोचा? नहीं, इसकी तैयारी 1 साल से चल रही थी। आपने देखा होगा हर G20 मीटिंग के साइड लाइन्स पे हमने राज्यों में जो हैंडीक्राफ्ट ट्रेडिशन है उसको एक्सपोज किया है। तो वहाँ से जब बात आई कि दिल्ली में होने वाला है, तो हमने परिकल्पना की कि क्यों नहीं एक क्राफ्ट बाजार लगाया जाए। ये एग्जीबिशन ही नहीं है, ये बाजार भी है। इससे 2 चीज होता है, हम दिखाना भी चाहते हैं, और हम चाहते हैं कि हमारे जो कारीगर हैं उनका मार्केट पोटेंशियल भी बढ़े। बिल्कुल, मैंने यहाँ पर एक चीज देखा, जैसे कि राजस्थान का यहाँ पर लगा हुआ है। एक मिनट आइएगा, तो राजस्थान के साथ मैं आपको इधर लेके आऊँ। यहाँ पर हमने देखा जम्मू कश्मीर के यहाँ पर साहब हैं रियाज अहमद खान साहब, रियाज साहब। तो यहाँ पर जैसे रियाज साहब आए हैं, तो इसी तरह से आप लोगों ने कल्पना की थी कि हमें राजस्थान, उसके बाद जम्मू कश्मीर, जो अलग अलग राज्यों को यहाँ जोड़ना, या वे खास किसी पर्टिकुलर आर्टिफैक्ट्स को आप लोगों ने चूज किया था? नहीं, हमने जितने भी राज्य हैं और प्रदेश हैं, सबको ये निमंत्रण दिया, आप आएं, हम स्टॉल देंगे, आप अपनी कारीगरी यहाँ पे प्रदर्शित करें। साथ ही साथ कुछ लाइव काउंटर है, आप यहाँ देखेंगे कि ये काम कर भी रहे हैं। इससे क्या है, उत्सुकता बढ़ेगी, जो हमारे मेहमान आएंगे उसमें उत्सुकता बढ़ेगी, ये इनके बारे में जानना चाहेंगे, और फिर जब सामान खरीदेंगे तो उनको इससे कनेक्ट कर पाएंगे कि ये काम कैसे होता है।
अच्छा, डेलीगेट्स को क्या आप लोग यहाँ पर लेकर आएंगे, ऐसा कुछ आप लोग के शेड्यूल में है? उनको हम बता रहे हैं कि ये प्रोग्राम है, जब भी खाली समय हो तो जरूर आएंगे। अच्छा, तो उनकी अगर वो खरीदारी करना चाहते हैं तो क्या यहाँ पर उनको डिजिटल पेमेंट करने का मौका मिलेगा? डिजिटल पेमेंट का मौका मिलेगा, और एक और व्यवस्था हो रही है कि आरबीआई कुछ सबके एक डिजिटल वैलेट बना के उसमें कुछ पैसे वो देंगे, कॉम्प्लीमेंट्री देंगे, और उसको यहीं पे कंज्यूम कर सकते हैं। अच्छा, तो ये तो उनके लिए जो हम कहते हैं ना कि एक तरह से शगुन देते हैं, कोई हमारा गेस्ट आता है जी आइए आपके लिए हमने रखा है शगुन, तो शगुन से वो यहाँ पर खरीदारी कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर कुछ खास एक और चीज मैं देख रहा हूँ जो आप मुझे बताएं कि एक और यहाँ पर देखिए सामने आइएगा, यहाँ पर हाँ एक मैंने यहाँ पर देखा। बिल्कुल अमित, हम लौटते हैं आपके पास। जरा इस वक्त हम आपको बता दें, देवेंद्र, हम तस्वीरों में देख पा रहे हैं रूस के विदेश मंत्री पहुंचे हैं। तो पहले इंतजार था कि क्या व्लादिमीर पुतिन आएंगे या नहीं आएंगे, लेकिन वो नहीं आए और रूस के विदेश मंत्री पहुंच चुके हैं। और पंकज, ये तय था कि व्लादिमीर पुतिन नहीं आएंगे, और नहीं आने की वजह पहले से तय थी। आप जानते हैं कि इसके पहले भी जो भी कार्यक्रम हुए हैं उसमें वो नहीं जा रहे हैं, और हम सभी जानते हैं कि किस प्रकार से उनको लेके अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक तो केस भी हो चुका है, और उनका उस कंडीशन में शायद पुतिन को बेहतर नहीं लगा होगा कि रूस से बाहर जाना हो। तो यही मीटिंग नहीं, इससे पहले की भी जो मीटिंग थी, ब्रिक्स की जो मीटिंग थी, वहाँ पर भी वो नहीं गए थे। तो रसा के बारे में कोई सरप्राइज नहीं था। चीन की जो मंशा थी वो निश्चित तौर पे वो अच्छी मंशा नहीं कही जा सकती अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के लिहाज से, और वो चीन ने अंतिम समय तक उसको एक तरह से क्लियर नहीं किया था, और अभी भी वजह नहीं बताई। बिल्कुल देवेंद्र, अब चूंकि आपने रूस का जिक्र कर दिया, चीन का जिक्र कर दिया, अभी इंतजार है तो राष्ट्रपति जो बाइडेन का वो प्रोग्राम बिल्कुल इंटैक्ट है, और उनको रिसीव कौन करने जाएगा, क्योंकि प्रधानमंत्री सरप्राइज दे सकते हैं, यानी वो भी रिसीव करने जा सकते हैं। और इसकी संभावना बहुत कम है, और लगभग नगण्य आप कह सकते हैं कि इसमें सरप्राइज जैसी कोई बात नहीं होनी चाहिए अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन को रिसीव करने के समय में, क्योंकि जनरल वीके सिंह जो कि भारत सरकार के मंत्री हैं, राज्य मंत्री हैं सरफेस ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री में, सिविल एविएशन में, उनको वहाँ पर भेजा जा रहा है उनको रिसीव करने के लिए। लगभग 6:55 पर जो बाइडेन दिल्ली उतरेंगे, उस समय वीके सिंह उनको रिसीव करेंगे। प्रधानमंत्री के जाने का कम से कम अब तक तो कोई कार्यक्रम नहीं है, और सरप्राइज की भी उम्मीद नहीं लग रही है। तो चलिए हम एक बार जरा मेहमानों का परिचय करवा दें। हमारे साथ कुछ मेहमान स्टूडियो में हैं। जफर सरेशवाला साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। उसके अलावा हमारे साथ प्रोफेसर जितेंद्र नाथ मिश्रा हैं, फॉर्मर एम्बेसडर हैं, प्रोफेसर हैं जिंदल स्कूल ऑफ इंफॉर्मेशन अफेयर्स के। बहुत बहुत स्वागत सर आपका। साथ साथ जेके त्रिपाठी साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं, फॉर्मर एम्बेसडर हैं, और डॉक्टर ओम जी उपाध्याय, डायरेक्टर ICHR। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जफर सरेशवाला साहब, आज सुबह ही आप दिल्ली पधारे हैं, तो किस तरह का, जब आप एयरपोर्ट से बाहर निकले तो किस तरह का पूरा जो वातावरण था, जो सीन था, अगर आप डिस्क्राइब कर पाएं, कैसा महसूस हुआ आपको? यानी दिल्ली एयरपोर्ट पे ही उतरते ही लगता है कि कुछ ज़बरदस्त हो रहा है इस मुल्क में। यानी वो बिल्कुल एक सजा हुआ बिल्कुल लगता है, और फिर मैं यहाँ तक पहुँचा तो बिल्कुल लगता है कि कुछ बहुत बड़ा मुल्क में होने जा रहा है। और वाकई जैसा आपने कहा कि ये G20 का हिंदुस्तान में होना ये बहुत बड़ी बात है। यानी उसमें लोग बहुत सारी बातें कहते हैं कि फ़लाँ आए फ़लाँ नहीं आए, या डिक्लेरेशन होगा नहीं होगा, ये सब एकेडमिक्स हैं। लेकिन ये यानी 20 तो ये लोग हैं जो मुल्क के, उसके अलावा हिंदुस्तान ने 10 या 11 और मुल्क के सरबराहों को बुलाया, UN के चीफ हैं। यानी यूँ समझ लीजिए कि पूरी दुनिया का ऑलमोस्ट 70% यहाँ होगा हिंदुस्तान में। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी चीज़ है, और इसका फ़ायदा ये तो हो जाएगा 2 दिन में, लेकिन इसका जो फ़ायदा है हिंदुस्तान को यानी परपेचुअल होगा। आने वाले सालों तक क्या क्या अपॉर्चुनिटीज आएंगी हम उनका अंदाज़ा नहीं लगा सकते। तो मैं समझता हूँ कि ये हमारे लिए बहुत बड़ी चीज़ है, जिसका हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते। बहुत बड़ी चीज़ है। बिल्कुल। मिश्रा सर, जरा आप ये समझाएं, जो लोकतांत्रिक परंपराएं हैं हमारे देश की, जिस तरह से हमारा इतिहास रहा है, और जो डिजिटल ग्रोथ इस देश ने हासिल की है, उसको एक तरह से शोकेस करना भी एक बड़ा मकसद है। यानी ये भी जो तमाम मेहमान आ रहे हैं उसको भारत ये दिखाना चाहेगा। बिल्कुल, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें आमंत्रित किया है, और बधाइयाँ भी, और देश को बधाइयाँ। आपने डिजिटल की बात की, और मैं साधारण व्यक्ति को जब रोड पे मिलता हूँ, चाहे वो टैक्सी ड्राइवर हो या सब्जी बेचने वाला हो, सब डिजिटल हो चुके हैं, और इसका असर पूरे भारत पर हुआ है, सब वर्ग के लोगों पर। और ये भारत दिखाना चाहता है, UPI और डिजी फाइंडर वगैरह वगैरह जो हैं, ये सब चीज़ें जो भारत की हैं वो शोकेस की जा रही हैं, और उसको करना चाहिए।
और ये डिजिटल रेवोल्यूशन जो है ये G20 का एक बड़ा मुद्दा है और इस पर सबके विचार मिलते हैं, इसमें कोई कठिनाई नहीं है और बहुत अच्छा है। लेकिन G20 जो है इसमें बड़ी बड़ी और भी बातें हैं। ये तो भारत के लिए है और ये बहुत बड़ा मुहूर्त है भारत के लिए। हमने सुना बहुत अच्छा समय है, लेकिन ये एक मुहूर्त है, ये एक क्षण है, क्योंकि G20 भारत के पास है, अभी इसके बाद ब्राज़ील के पास जाएगा। अब चीन की बात हुई, मैं कुछ और बताना चाहता हूँ कि पर्सनालिटीज़ को इनका इतना महत्व नहीं होता है कूटनीति में। हाँ, इस पर बहुत चर्चाएं हुई, लेकिन चीन के उनके प्रीमियर आ रहे हैं। उससे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि चीन क्या करेगा और क्या नहीं करेगा। देखिए, हम ये हैरान हो जाते हैं सुन के कि अब ये जो है दुनिया में जो डेट रिलीफ है, इस पर चर्चाएं होंगी, इस पर कुछ होगा, बयान होगा या इम्प्लीमेंटेशन होगा। लेकिन अभी जो 62 या 64 बिलियन डॉलर्स की डेट रिलीफ है LDCs की, बहुत ज़्यादा है। उसमें चीन का हिस्सा मिनिमम 2/3 है। तो चीन क्या मानेगा डेट रिलीफ से? और ये पश्चिमी देशों और चीन के बीच में इस बात पर कुछ डिसएग्रीमेंट हो सकता है और शायद होगा भी। तो ये सिर्फ चीन और भारत के बीच में ये कुछ नहीं है, इस पर ज़्यादा जोर मत दें हम। ये चीन जो कर रहा है या नहीं कर रहा है, क्या वो समर्थन करेंगे भारत का? वो तो पब्लिकली तो कह रहे हैं, डिप्लोमेसी उनकी बहुत अच्छी है, हम पूरा सहयोग करेंगे, लेकिन क्या करेंगे ये बड़ा प्रश्न है। मेरे हिसाब से जो भी हो, चीन की जो भूमिका होगी वो बहुत बहुत महत्वपूर्ण होगी और रूस की भी होगी और सबकी होगी। यूक्रेन का मामला है, तो क्या हमारा एक बयान हो पाएगा? ये बड़ा प्रश्न है। बिल्कुल, मेरे लिए अच्छा उत्तर नहीं है इस समय। बिल्कुल। त्रिपाठी सर, जरा आप समझाएं, जैसा कि जफर सरेशवाला साहब ने कहा कि ये 2 दिन का इवेंट है, लेकिन जिस तरह की परसेप्शन बनेगी और आने वाले वक्त में भारत जो है विश्व गुरु की राह पर चल पड़ा है, तो भारत के लिए पूरी दुनिया में एक तरह से अपनी साख जमाना, वो एक बड़ा उद्देश्य जो भारत का, उसमें सफल होता हुआ नजर आएगा भारत। देखिए, हम ये दिखाना चाह रहे हैं विश्व को, जो G20 के प्रतिनिधि आ रहे हैं और जो साल भर से जो 1 लाख प्रतिनिधि आए हैं, भागीदार आए हैं, उनको ये दिखाना चाहते हैं कि हम क्या हैं, हमारी मजबूती क्या है, हमारी ताकत क्या है और हम कैसे दुनिया को इसमें समावेश कर सकते हैं। आपने देखा कि कई लोग कह रहे हैं, कुछ आलोचक कह रहे हैं कि साहब 960 करोड़ रुपए का खर्चा करके ये बड़ी जमहूरी या बड़ी प्रदर्शनी लगाई गई है, इतने खर्चे की क्या बात थी, क्या ज़रूरत थी? लेकिन आप देखें, ये सब जो है, ये 60 से ज़्यादा शहरों में ये जो कार्यक्रम हुए हैं तीनों वर्टिकल के अंतर्गत, उसमें न हमने सिर्फ विदेशी प्रतिनिधियों को वहाँ का स्थानीय व्यंजन, वहाँ की वेशभूषा, परंपरा या वहाँ की संस्कृति दिखाई है, बल्कि हमने ये भी दिखाया है कि वहाँ पर क्या लोकल प्रोडक्ट्स हैं, क्या स्पेशलिटीज़ हैं, इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो क्या क्या हैं। ये चीज़ें देख करके वहाँ के प्रतिनिधियों के अवचेतन मन में एक चीज़ तो बैठ जाएगी जो वहाँ से आएंगे कि भारत में क्या क्या है जिसका हम फ़ायदा उठा सकते हैं। एक निवेश की बढ़ोतरी होगी, दूसरा वहाँ यहाँ से एक्सपोर्ट निर्यात की बढ़ोतरी होगी, तीसरा द्विपक्षीय या बहुपक्षीय कारोबार बढ़ेगा, समझौते बढ़ेंगे, सहयोग बढ़ेंगे, जैसे स्टार्टअप से इंटरनेशनल। बिल्कुल सर, इस पे चर्चा करेंगे, लेकिन कुछ इंटरेस्टिंग बातें जरा बता दें अपने दर्शकों को। आज ऋषि सुनक दिल्ली आए, ब्रिटेन के पीएम हैं, और एयरपोर्ट में ब्रिटेन के पीएम को अश्विनी चौबे ने रिसीव किया और इस दौरान अश्विनी चौबे ने कहा जय सिया राम। तो ये अपने आप में एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। जरा एक बार आपको सुनाते हैं कि जब उन्हें रिसीव किया तो अश्विनी चौबे ने क्या कहा उनसे। तो आपको बता दें कि ऋषि सुनक आए, देवेंद्र, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, यानी ये बात मुरारी बापू जब थे वहां पर तो ऋषि सुनक ने कहा था, तो कहीं ना कहीं वो हुई, उसी अंदाज में अश्विनी चौबे ने ऋषि सुनक को वेलकम किया। बिल्कुल पंकज, और इसमें आप देखें तो जिस मंत्री को भेजा गया वो सिलेक्शन अपने आप में बता रहा था कि किन मूल्यों को ध्यान में रखते हुए उन्हें भेजा गया। अश्विनी चौबे के बारे में हम सभी जानते हैं कि
भारतीय संस्कृति को लेकर बहुत ज़्यादा आग्रही रहते हैं, बहुत पूजा पाठ करते हैं, ऑलमोस्ट प्रतिदिन घर में 1 से 1.5 घंटे पूजा पाठ किए बिना वो घर से बाहर नहीं निकलते। और उस लिहाज से उस तरह के व्यक्ति का चयन कीजिए। अपने आप में शायद एक संदेश भी था कि जब सुना कहें तो उनको ये समझ में आए कि हाँ, जिन सांस्कृतिक मूल्यों की वो बात कर रहे थे वहाँ पर, जब जिस कहानी के बारे में आपने बताया, तो उसी कहानी को आगे बढ़ाने का सिलसिला, और न सिर्फ वहाँ बल्कि रिसीव करने के बाद जब वो आगे बढ़े तो जो भारतीय नृत्य कला का वहाँ प्रदर्शन हो रहा था वहाँ पर भी अश्विनी चौबे ने उनको रोक कर दिखाया था और थोड़ी देर पति पत्नी दोनों रुके भी थे। देवेंद्र, चूंकि आपने इसका जिक्र किया तो जरा मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आपने इंटरेस्टिंग बात कही, यानी जो एक एक डिटेल का प्रधानमंत्री ख्याल रखते हैं, तो कौन किसको रिसीव करने जा रहा है? जैसे जनरल वीके सिंह जा रहे हैं रिसीव करने के लिए अमेरिकी प्रेसिडेंट को, तो इसमें बाकायदा इस पर भी होमवर्क हुआ होगा? जी हाँ, बिल्कुल। और इसमें एमओएस को क्योंकि भेजा जाता है आमतौर पर ऐसे अवसरों पर रिसीव करने के लिए, तो जितने तकरीबन 20 ऐसे एमओएस हैं जिनका नाम शॉर्टलिस्ट करके फिर उसके बाद उन्हें भेजा गया, और न सिर्फ भेजा गया बल्कि बाकायदा उन्हें बताया गया कि आपको एक एक चीज़, जो विदेश मंत्रालय का प्रोटोकॉल आमतौर पर होता है, उस प्रोटोकॉल के बारे में बताया गया था। और पंकज, इतना ही नहीं, कल राष्ट्रपति के डिनर में भी जिन नेताओं को जाना है, जिन केंद्रीय मंत्रियों को जाना है, उन्हें भी एक एक चीज़ बारीकी से बताया गया है कि किस प्रकार का आयोजन है और आपको कैसे वहां व्यवहार करना है। बिल्कुल। और जब विदेशी मीडिया से मुखातिब हुए ऋषि सुनक, तो उन्होंने एक और इंटरेस्टिंग बात की। उन्होंने कहा कि मुझे भारत में भारत का दामाद कहा जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि वो जो एक पर्सनल टच देने की कोशिश हमने देखा था जब मुरारी बापू का समागम था इंग्लैंड में, तो वहां पर किस तरह से जय सिया राम उन्होंने कहा था, और आज ये बात उनसे अश्विनी चौबे ने की। और उन्हें जब विदेशी मीडिया से मुखातिब हुए तो उन्होंने पहली बात ये कही कि मुझे भारत में दामाद कहा जाता है। जफर सरेशवाला साहब। नहीं, बिल्कुल, यानी ऋषि शौनक का प्राइम मिनिस्टर बनना ये यानी हिंदुस्तान के लिए बहुत बड़ी एक हमारे लिए वो है कि एक सॉफ्ट कॉर्नर तो है ही, लेकिन एक और बात है ख़ास ऋषि शौनक की कि वो इंडियन ओरिजिन के हैं, हिंदुस्तान के दामाद हैं, लेकिन अपने मुल्क के लिए भी बिल्कुल वफादार हैं। यानी आप देखिए कि वो जो अभी FTA का जो ट्रेड हो रहा है इंडिया और इंग्लैंड के दरमियान में जो होने को जा रहा है, तो उसमें भी वो बराबर अपने मुल्क का वो देख रहे हैं। तो उसमें यानी इंग्लैंड की पब्लिक की भी एक खूबी है कि उन्होंने देखा कि काबिल कौन है। काबिलियत की बुनियाद पे उन्होंने ये नहीं देखा कि वो हिंदू है कि क्रिश्चियन है, ये कौन है या किस मूल का है। तो ये भी एक बहुत बड़ा मैसेज है। बिल्कुल। और डॉक्टर उपाध्याय, आपको जरा चर्चा में जोड़ना चाहूंगा मैं। अब देखिए, भारत कहां से कहां आ गया है। यानी एक वक्त ये कल्पना की जाती थी कि क्या ये पॉसिबल हो पाएगा। आज आपको अपने पर्स में पैसा रखने की जरूरत नहीं है, सब कुछ डिजिटल है। यानी एक सब्जी वाला, एक फल वाला, वहां पर आप जाइए, क्यू कार्ड वो दिखाएगा आपको और आप पेमेंट कर दीजिए। तो भारत कहां से कहां पहुंच गया, और ये एक बड़ी अचीवमेंट है जिस पर पूरी दुनिया की निगाहें लगी रहती हैं कि भारत ने ये कैसे पॉसिबल करके दिखाया। पंकज, निश्चित रूप से ये जो अचीवमेंट है ये बहुत सारे विकसित देशों के लिए भी मुझे लगता है रिसर्च का विषय है कि भारत जैसे देश में वो भी बहुत सारे ऐसे शहरों में, ऐसे उपनगरों में या ग्रामीण क्षेत्रों तक में आज आप 10 रुपए और 5 रुपए की भी खरीदारी कीजिए तो आपको ये डिजिटल पेमेंट की सुविधा मिल रही है। UPI मिल रहा है, पेटीएम वहाँ मिल रहा है। ये एक बड़ी स्थिति है। ये निश्चित रूप से भारत का एक प्रयाण है, और भारत का प्रयाण केवल इसी क्षेत्र में नहीं, आप देखेंगे जितने भी क्षेत्र हैं जीवन के, उसमें जिस तरह से भारत की दिशा बदली है और एक अलग तरह की दिशा में हम लीप ले रहे हैं, वो एक बड़ी बात है जी। और हमारे साथ फॉर्मर डिप्लोमेट जुड़ गए हैं, दीपक वोरा साहब। दीपक वोरा साहब, बहुत बहुत स्वागत आपका। आप देर से आए लेकिन बिल्कुल सही आए। आप बताइए कि भारत, अब जिस तरह से G20 का आयोजन भारत में हो रहा है और अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, तो किस तरह से देखते हैं सर आप इसको? आभारी हूं कि आपने ये मौका दिया है मुझे आपके शानदार चैनल पर शरीक होने का। मैं देर से नहीं आया, आपने देर से शायद मेरी तरफ ध्यान दिया है। मैं इस समय न्यूयॉर्क में हूं। यहाँ पर सुबह के 6:45 बजे हैं, 24 डिग्री तापमान है और वर्षा हल्के हल्के हो रही है। मौसम की जानकारी के बाद अब जो आपके विशेषज्ञ स्टूडियो में बैठे हैं, उनकी कलेक्टिव नॉलेज और विजडम, अनुभव मुझसे कहीं ज्यादा है, उनसे सीखने को मिलता है। और आपसे भी, यू आर वन ऑफ द बेस्ट। किस तरह से मैं ये देख रहा हूँ सर, प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो डिजिटल चैनल को, टीवी चैनल को एक इंटरव्यू दिया था, कुछ अखबारों में आर्टिकल लिखे हैं। पहले कि डिजिटल टीवी चैनल को सिलेक्ट किया, उसका अपना महत्व है, डिजिटल। दूसरा, उन्होंने ये कहा है कि जब मैं वर्ल्ड लीडर से मिलता हूं तो वो उनमें ऑप्टिमिज्म है भारत के बारे में। वो भारत की ग्रीन और क्लीन इकोनॉमी की बात करते हैं, ह्यूमन सेंट्रिक अप्रोच की बात करते हैं, जिसे हम रेप्लिकेट कर सकते हैं दूसरे देशों में। ये भारत का डेवलपमेंट मॉडल है, जिसमें डेवलपमेंट इन अ ह्यूमन कॉन्टेक्स्ट, यानी
पीपल अबव प्रॉफिट इन अ फ्री ओपन डेमोक्रेटिक ट्रांसपेरेंट सिस्टम। ये पीएम साहब ने कहा है कि हमने डेमोक्रेटाइज कर दिया है G20 को। सर अब ये G20 नहीं है, जैसे पीएम साहब बोले ये G200 बन चुका। अब तो अफ्रीकन यूनियन भी आ रहा है। 3 अफ्रीकी देशों में मैं वहां की सरकारों का विशेष सलाहकार हूं, और तीनों से जब हमने ये वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ समिट किया था जनवरी में, वर्चुअल समिट, तो तीनों देशों के वरिष्ठ अधिकारियों ने, कुछ मंत्री जो मेरे दोस्त हैं उनसे बातचीत होती रहती है व्हाट्सएप और बाकी चैनल से, कहा कि वी आर सो ग्रेटफुल कि भारत ने हमारी आवाज उठाई, हमारा प्रतिनिधि बनाए, क्योंकि हमारी आवाज, ये एक बहुत पुरानी एक संस्था है, बड़ी बुजुर्ग सी संस्था, न्यूयॉर्क में नाम सुना होगा, संयुक्त राष्ट्र संघ कहते हैं, कभी सो जाती है कभी जाग जाती है, कुछ पता नहीं होता क्या उसका हाल है। वहां तक उनकी आवाज पहुंचती थी, कोई सुनता नहीं था। अब उनके राजदूत नरेंद्र भाई दामोदर दास मोदी उनकी आवाज पहुंचा रहे। तो इन तीनों देशों के लोगों ने मुझसे कहा कि वी हैव चोजन इंडिया एज आवर रिप्रेजेंटेटिव, और फिर मैंने जवाब मुस्कुरा के दिया, यही है राइट चॉइस बेबी, हम कभी धोखा नहीं देंगे आपको। सो पहला टेक अवे तो ये है कि इट इज बिकम अ पीपल्स मूवमेंट। ना केवल भारत में जन भागीदारी है, लेकिन पूरी दुनिया में लोग G20 की बात कर। सर हमारी आबादी 140 करोड़ की है, 100 करोड़ लोग जानते हैं कि G20 क्या है। बहुत से ऐसे हैं कह रहे भाई दिल्ली में तो बहुत बड़ा मेला हो रहा है, पास कहां से मिलेंगे उसके लिए, आप पास दे दीजिए उनको ताकि वो जा सके। सब जानते हैं क्या हो रहा है। टेक अवे डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ, क्लाइमेट चेंज। इंडिया अंग्रेजी में कहते हैं वी वॉक द टॉक। हमने ये सबको दिखा दिया है कि हम कर सकते हैं जो हम कहते हैं। फाइनली सर, जब स्थिति गंभीर होती है तो भारत के योद्धा, आप जैसे हो जो स्टूडियो में बैठे हैं, हम मैदान जंग में उतर जाते हैं। जब स्थिति गंभीर होती है, चीन के योद्धा जाके घर में छुप जाते हैं। ये अंतर है दोनों के बीच में। बिल्कुल। मिश्रा सर, जरा आपसे समझना चाहेंगे, चंद्रयान 3 जिस तरह से लैंड हुआ चंद्रमा पर, तो भारत ने पूरी दुनिया को दिखा दिया कि भारत अब कहां है। हमारा तिरंगा जब वहां पर लहराया, तो अब इस तरह से पूरे देश के लिए वो बड़े फख्र की बात थी, गर्व की बात थी। तो यहां पर भी पूरा कोऑपरेशन, यानी देश की जो जनता है वो भी देख रही है कि किस तरह से भारत मेजबानी कर रहा है G20 की, और दुनिया भर के जो टॉप लीडर्स हैं वो हमारे देश में आए हैं इन 2 दिनों के लिए। बिल्कुल, आपने बिल्कुल अच्छी बात कही चंद्रयान 3 की, क्योंकि इसकी चर्चाएं हो ही नहीं रही हैं G20 के बारे में। ये बहुत महत्वपूर्ण इसलिए है कि प्रधानमंत्री उस समय जोहानिसबर्ग में थे और उन्होंने भारत का झंडा फहराया टीवी में, लिंक में, और वहाँ उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण बयान दिया कि ये चंद्रयान 3 केवल भारत के लिए नहीं, समस्त विश्व के लिए है और साउथ के लिए है, ग्लोबल साउथ के लिए है। अभी हमने सुना ग्लोबल साउथ के बारे में। प्रधानमंत्री जेम्स मरापे जो हैं पपुआ न्यू गिनी के, जब हमारे प्रधानमंत्री वहाँ गए थे, उन्होंने कहा कि आप हमारे लीडर हैं, आप ग्लोबल साउथ को लीड करें। और देखिए, इसमें चीन और भारत में कुछ तो है ही, क्योंकि चीन चाहता है कि वो ग्लोबल साउथ को लीड करे, लेकिन चीन उसका प्रार्थी है ही नहीं। वो तो बहुत आगे जा चुका है जीडीपी में, पर कैपिटा जीडीपी या ग्लोबल जीडीपी, तो वो ग्लोबल साउथ का कैसे हो सकता है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है कि भारत एक लीडिंग पोजीशन में नहीं, हम भारत कह रहा है कि हम आपकी आवाज़ हैं, हम आपके लीडर नहीं हैं, हम आप हैं और आप हम हैं, हम सब साथ साथ हैं। और ये ही बयान है, यही पैगाम है इस G20 का, वसुदेव कुटुंबकम। और चीन की बात हुई और रूस की बात भी हम नहीं करते। देखिए, मैं अपने दिमाग में सोचता हूँ, अगर मैं रूस का प्रधानमंत्री होता, प्रेसिडेंट होता या विदेश मंत्री होता, जब लूना 25 क्रैश हो गई है ना जी, वो पहुंचनी थी पहले, हमारे पहले क्रैश हो गया, हम पहुंच गए, और ये बड़ा बयान भी हुआ विश्व के लिए कि और सबने इसको ऐसा रचा कि ये एक रेस चल रहा है। रेस तो था ही, रूस के उनके जो स्पेस एजेंसी के चीफ ने कहा भी था कि हम पहले पहुंचना चाहते हैं, मैंने पढ़ा है, उन्होंने पब्लिकली कह दिया था। तो रेस उन्होंने तो किया था, हमने तो नहीं कहा, तो हम जीत गए। तो शायद ये भी एक कारण हो सकता है। देखिए, ये समय जो है भारत के लिए एक अति शुभ समय है, एक शुभ मुहूर्त है। और ये, लेकिन मैंने पहले भी कहा था, ये एक केवल मुहूर्त है, और इस मुहूर्त को हमें किसी भारत के लिए कुछ हमारे लिए अच्छा हो, देश के लिए अच्छा हो, लोगों के लिए अच्छा हो। और बहुत अच्छा किया है भारत ने कि हमने देशवासियों को इसमें शामिल किया।
60 शहरों में 200 से ज़्यादा मीटिंग जो रचाई हमने, और ये एक पीपल्स G20, ऐसा तो कभी G20 हुआ ही नहीं है। तो ये विश्व के लिए भी है और भारतवासियों के लिए है। आम लोग हमें पूछते हैं रास्ते पे, बिल्कुल सब्जी वाले पूछते हैं, और बड़ी खुशी की बात है। जी जी, जफर सरेशवाला साहब, क्योंकि आप प्रधानमंत्री को बहुत नजदीक से जानते हैं, जब वो गुजरात के सीएम थे तब भी उनको आपने देखा है, एक एक डिटेल माइन्यूटली वो देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। तो 18-18 घंटे काम करते हैं, सोते बहुत कम है, फ्लाइट में किस तरह से अपना काम निपटाते हुए आते हैं। तो यहाँ अब चूंकि 2 दिन का इतना बड़ा इवेंट होने जा रहा है, भारत उसकी मेजबानी कर रहा है, तो किस तरह से वो इसे देख रहे होंगे? नहीं, देखिए, मैंने तो उनके साथ वाइब्रेंट गुजरात में 8-10 साल साथ में काम किया, और वो जो उस ज़माने में, अभी भी वाइब्रेंट गुजरात का डेलीगेशन जाता है दुनिया के मुल्कों में जी। उसके बाद उनके साथ सफ़र किए जब प्राइम मिनिस्टर बने तब भी। तो मैंने एक बात तो देखी कि वो छोटी सी छोटी चीज़, माइन्यूट, मतलब हालांकि कोई जिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, जैसे वाइब्रेंट गुजरात का जो डिनर है, तो डिनर में प्याली कैसी होगी, और वो यानी उस तक का भी हर चीज़ का क्लियर कट होता है। इसीलिए उनका जो सिलेक्शन है, ख़ास तौर से जो मंत्रियों का भेजना का, वो भी ऐसे ही नहीं है। हर एक मंत्री को उन्होंने उसकी पर्सनालिटी, उनका क्या परसोना है, उसको सिलेक्ट करके उनके पास भेजा है। तो मैं समझता हूँ कि वो बहुत ही माइन्यूट, और वो काम तो बिल्कुल जैसा आपने कहा कि 18-19 घंटे काम करते हैं, तो ये दिखता है। यानी और ख़ास तौर से जो हमारे पहले मेहमान ने जो बात की कि जो बहुत बड़ी खूबी थी इसकी, ये G20 तो अब ख़त्म हो रहा है, लेकिन इससे पहले जो 8-9 महीने 60 से ज़्यादा शहरों के अंदर दुनिया भर के डेलीगेट्स आए। यानी क्या क्या, कौन कौन नहीं आए, यानी दुनिया के बड़े बड़े मुल्कों के सेंट्रल बैंक के चेयरमैन, कश्मीर से कन्याकुमारी तक, कहां तक, पूरे मुल्क में, यानी इवन आसाम और इधर गुजरात के ऊपर कश्मीर, नीचे, यानी मुल्क का कोई हिस्सा बाकी नहीं रखा। तो ये मुल्क का उन्होंने तारुफ कराया दुनिया के सामने। ये बहुत ब्रेक लेने का वक्त है। बता दें आपको कि 19 देशों के राष्ट्राध्यक्ष आ रहे हैं भारत, और अब इंतजार है अमेरिकी प्रेसिडेंट जो बाइडेन का, जो कुछ ही देर में पहुंचने वाले हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।